नमस्कार। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं चार्टर अधिनियम को। चार चार्टर अधिनियम मैं आपको बताऊंगा जो 20-20 साल के अंतराल पे लाए जाएंगे, है ना। चार चार्टर कानून 20-20 साल के अंतराल पे। 1793 में पहला, दूसरा 1813 में, तीसरा 1833 में और चौथा 1853 में। ठीक। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले मैं एक त्रुटि पिछले वाले वीडियो में हो गई थी, पहले उसको सुधार लीजिएगा। जैसे देखो, मैंने पिट्स इंडिया एक्ट का जो वर्ष बताया था वो बताया था 1781। वो गलत बता दिया था, है ना। उसको पढ़ भी गलत, मतलब पढ़ा भी गलत तरीके से था। तो वो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में। क्योंकि 1784 में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे विलियम पिट, सर विलियम पिट, है ना। तो उन्हीं के नेतृत्व में वो अधिनियम लाया गया था। तो हम देखते हैं आज चार्टर अधिनियम। तो 1793 का चार्टर अधिनियम, इसके प्रावधान महत्वपूर्ण है, इसके भी प्रावधान महत्वपूर्ण है। ठीक। इसमें लिखा हुआ है पहला प्रावधान, बीओसी, वेतन भारतीय राजस्व से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बोर्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो गठन किया गया था, नियंत्रण बोर्ड का, आपको मैंने बताया था कि 1784 में जब व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया जा रहा है तो 6 कमिश्नरों का एक बोर्ड बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो उनका राजस्व पहले कहां से आता था, मतलब उनका वेतन कहां से आता था? उनका वेतन आता था ब्रिटेन से ही, है ना। ब्रिटेन से, ब्रिटेन की सरकार ही उनको वेतन देती थी। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इस अधिनियम के द्वारा निर्धारित किया गया। अगला देखिएगा, अधिभावी शक्ति भविष्य के सभी गवर्नर के लिए विस्तारित। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि देखो, मैंने बताया था कि 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद पर वीटो पावर किसको प्रदान किया गया था? कॉर्नवालिस को, है ना। कॉर्नवालिस ने डिमांड किया था ना। तो उस अधिभावी शक्ति को, गवर्नर जनरल की परिषद के ऊपर उस अधिभावी शक्ति को, समझ रहे हैं, उस वीटो पावर को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल तक विस्तारित कर दिया गया। इसका मतलब कि भविष्य में जितने भी गवर्नर जनरल होंगे उन सभी को यह शक्ति प्राप्त होगी। ठीक। न केवल गवर्नर जनरल, बल्कि बता दूं कि जो प्रांतों के गवर्नर होते थे ना, प्रोविंस के, समझ रहे हैं, उनके जो गवर्नर होते थे उन्हें भी ये शक्ति प्रदान की गई अपने परिषद के ऊपर, मतलब परिषद के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति। अगला देखिएगा, व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा। इसका कोई महत्व नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये नहीं है, बस समझ लीजिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अगला अधिनियम देखिए, चार्टर अधिनियम 1813, यानी 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके प्रावधान क्या है? पहला प्रावधान है व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। इसका क्या मतलब हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। कौन सा अधिनियम है? 1813 का चार्टर अधिनियम। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, मतलब पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार, ये दोनों व्यापारिक एकाधिकार बहाल रखे गए। मतलब अभी भी इन दोनों व्यापार पर, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इन दोनों व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहा। और बाकी और सब जो व्यापारिक एकाधिकार थे वो सब समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अगला प्रावधान क्या है? 1 लाख रुपए शिक्षा पर। 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा पर भी खर्च करने के लिए ये प्रावधान किया गया था। वो 1 लाख रुपए शिक्षा पर, मतलब किन क्षेत्रों में? तो ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच। और आपको बताऊं कि वो जो शिक्षा पर खर्च करने के लिए जो प्रावधान किया गया था वो पश्चिमी शिक्षा के लिए किया गया था, पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो भारत में। अगला है ईसाई मिशनरियों। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को आने की छूट प्रदान की गई। ईसाई मिशनरी का मतलब, ईसाई मिशनरी का मतलब होता है ईसाई धर्म के धर्म प्रचारक। ठीक। ये सब जो प्रावधान मतलब 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ये जो प्रावधान लेके आया जा रहा है ना, ये ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की वजह से लाया जा रहा है। क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और वहां पर विनिर्मित वस्तुओं के लिए बाजार की आवश्यकता थी। इसलिए अब देखो, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाएगा तो अन्य पूंजीपतियों को भी अवसर मिलेगा भारत में व्यापार करने के लिए, है ना, अपने वस्तुओं को बेचने के लिए।
1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। शिक्षा पर इसलिए खर्च किया जा रहा है कि जो यहाँ का युवा है वो पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करेगा तो पश्चिमी संस्कृति के प्रति आकर्षित होगा, तो वहां की वस्तुओं की डिमांड करेगा, है ना, वहां की वस्तुओं को वो खरीदेगा। अगला देखिए, ईसाई मिशनरियों को यहाँ मतलब वो आएंगे तो यहाँ पे पश्चिमी शिक्षा का, सॉरी, पश्चिमी संस्कृति का प्रसार करेंगे, ईसाइयत का प्रसार करेंगे, तो वो लोग भी संस्कृति से जुड़ाव रखेंगे ना, फिर पश्चिमी संस्कृति से, तो वो लोग भी डिमांड करेंगे। तो देख रहे हैं ना, औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहित करने के लिए, है ना, ये सब चीजें, ये मतलब ये प्रावधान लाया गया था। ठीक है, अगले अधिनियम देख लेते हैं। अगला अधिनियम, आइए, अगला अधिनियम है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके प्रावधान इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सारे प्रावधान ही लिखा हुआ हूं। ठीक है, देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त। इसका मतलब कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। मतलब कंपनी को भारत में व्यापार करना ही नहीं था, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में व्यापार नहीं करेगी, केवल वो क्या करेगी, प्रशासन का काम देखेगी। देखो, कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय, भारत में केवल वो प्रशासनिक निकाय के रूप में काम करेगी। ठीक, अगला प्रावधान देखिएगा, बंगाल गवर्नर जनरल, जीजी मतलब गवर्नर जनरल, भारत जीजी लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक, और ऐसा पहला गवर्नर जनरल कौन था भारत का, लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगर ये भी प्रश्न पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो उत्तर सेम, वही लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही बंगाल के गवर्नर जनरल पद से, है ना, प्रमोट करके भारत के गवर्नर जनरल के पद पर बिठा दिया गया। समझ गए। अगला प्रावधान देखिएगा। अच्छा, इसका आशय मैंने लिखा, इसका क्या मतलब है, देखो, बंगाल के गवर्नर जनरल को जब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा ना, तो इसका आशय था एक ऐसी सरकार का निर्माण जिसका ब्रिटिश प्रभुत्व वाले संपूर्ण भारत पर अधिकार था। समझ रहे, इसका आशय यही है। अगला पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ है कि मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। समझ रहे हैं, इस अधिनियम के द्वारा मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायिका यानी विधि निर्माण की शक्ति से वंचित कर दिया गया। तो विधि कौन बनाएगा सबके लिए, तो पूरे देश के लिए विधि निर्माण यानी नियम कानून कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, यानी भारत का गवर्नर जनरल और उसकी परिषद मिलकर के विधि निर्माण का काम करेगी, है ना। आपको बता दूं, आगे देखेंगे जब हम 1861 का अधिनियम आएगा ना, देखो ये तो केंद्रीकृत हो रहा है, विधायिका की शक्ति का केंद्रीकरण किया जा रहा है, लेकिन 1861 के अधिनियम में क्या होगा कि मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायिका की जो शक्ति होगी उन्हें वापस कर दिया जाएगा। ये आगे की बात होगी। आगे क्या लिखा हुआ है, भारत के गवर्नर जनरल को विधायिका के असीमित अधिकार, वही मतलब है जो मैंने बताया कि पूरे भारत के लिए क्योंकि ये विधि निर्माण का काम करेंगे, तो यानी कि विधायिका के असीमित अधिकार इनको प्राप्त हो गया, है ना। अब देखो, ये चूंकि पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल और उसकी परिषद विधि का निर्माण करेगी, है ना, विधि निर्माण का काम करेगी, इसलिए अब काम का बोझ बढ़ गया। इसलिए गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में एक सदस्य को जोड़ा गया, मैकाले को, विधि सदस्य, यानी कि जब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद विधायिका के रूप में काम करने के लिए बैठेगी, तब तो वो मैकाले उस बैठक में हिस्सा लेगा, नहीं तो अगर कार्यकारी निष्पादन के उद्देश्य से अगर बैठी हुई है गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, तब उस समय मैकाले, है ना, बैठक में हिस्सा नहीं लेगा। इसीलिए इसको लिखा गया कि पूर्ण सदस्य नहीं, है ना, पूर्ण सदस्य नहीं, और ये वोट भी नहीं कर सकता है। जब विधायिका के कार्य में भी ये बैठेगा तो वोटिंग का अधिकार इसको नहीं था, इसलिए ये पूर्ण सदस्य नहीं है अभी भी। अच्छा, ये आगे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है कि गवर्नर जनरल +3+1, ये एक मैंने क्या लिखा हुआ है, ये एक है जो विधि सदस्य ये जोड़ा गया है, ये इसके लिए है। आपको बताऊं, याद करिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, मैंने बताया था गवर्नर जनरल तो रहा, उसके साथ साथ बंगाल के गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से कितनी कर दी गई थी, 3 कर दी गई थी, वही लिखा हुआ हूं 3। लेकिन अब विधि सदस्य के रूप में कौन जुड़ गया है, मैकाले, अस्थायी सदस्य है, ये स्थायी सदस्य नहीं है, ठीक, अस्थायी सदस्य के रूप में। तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में विधायिका के रूप में कितने कितने लोग शामिल हो गए परिषद में, विधायिका के रूप में 4 लोग शामिल हो गए, 3+1,
केवल विधायिका के रूप में। याद रखिए, कार्यकारी निष्पादन के दौरान ये एक सदस्य नहीं रहेगा। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, अरे यहाँ नोट लिखा हुआ है, नोट। फर्स्ट विधि आयोग, देखो इतना ज्यादा जब मतलब पूरे भारत के लिए विधि निर्माण का काम इनको गवर्नर जनरल और इसकी परिषद को दिया गया, समझ रहे हैं, तो इसीलिए। और आपको बताऊं कि भारत में बहुत सारे कानून है ना और दंड विधान प्रचलित थे। मुस्लिमों के अपने अलग कानून थे, हिंदुओं के अपने अलग कानून थे। इसीलिए ये मतलब ये प्रयास किया गया कि सारे भारत के सारे कानूनों को संहिताबद्ध किया जाए, है ना, कोडिफाई किया जाए एक जगह पे। तो इसी के उद्देश्य से पहला विधि आयोग गठित किया गया था, फर्स्ट लॉ कमीशन। उसका अध्यक्ष कौन था? 1834 में गठित किया गया था और उसका अध्यक्ष था लॉर्ड मैकाले। मैकाले को इसका अध्यक्ष बनाया गया, ये बात याद रखिएगा। तो ये है 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक, देखो मुझे पता है ये टॉपिक बहुत जटिल है, यकीन मानो, क्योंकि मुझे खुद भी इसमें बहुत जटिलता हुई थी समझने में। समझ रहे, इसमें बहुत बारीकी की आवश्यकता होती है। मेरे पढ़ाने के बावजूद भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन यकीन मानिए 2 बार 3 बार आप पढ़िएगा, देखिएगा, तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। अगला अधिनियम देखते हैं। आइए, अगला अधिनियम है 1853 का चार्टर अधिनियम। इसके प्रावधान नीचे लिखा हुआ हूं, देखो। इसमें पहला है विधि सदस्य, पूर्ण सदस्य। मैंने आपको बताया ना कि 1833 में मैकाले को विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया था, ठीक, लेकिन वो मतलब कि परमानेंट सदस्य नहीं था, वो अस्थायी सदस्य था। लेकिन अब विधि सदस्य पूर्ण सदस्य हो गया। पूर्ण सदस्य का मतलब अब उसको वोटिंग का अधिकार भी था। अगर वो विधायी कार्यों के लिए विधान परिषद, है ना, परिषद के साथ अगर वो बैठेगा तो वो अब वोटिंग भी कर सकता था, यानी अब पूर्ण सदस्य है। अगला प्रावधान देखिएगा, परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग, है ना। गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और उसकी परिषद होती थी ना, तो परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। देख रहे हो, अब यहां से तुम्हें क्या दिख रहा है? विधायिका और कार्यपालिका का पृथक्करण होता हुआ दिख रहा है। समझ रहे हैं? अब आपको समझ में भी आ रहा होगा कि आखिर इस टॉपिक को संवैधानिक विकास कहते क्यों है। ठीक, विधायी कार्यों के लिए 6 अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा गया। 6 अतिरिक्त सदस्य, जिसको पार्षद कहा जाता था, है ना। और इनसे मिलने वाला विधायी कार्यों के लिए जब ये बैठते थे तो इनको सामूहिक रूप से विधान पार्षद कहा जाता था। ठीक, और इसके अलावा गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल था, वो 2 अन्य सदस्यों को भी नियुक्त कर सकता था, स्पेशली विधायी कार्यों के लिए। ठीक, वो मुख्यतः किन कार्यों के लिए करता था? विधायी कार्यों के लिए। अब परिषद में कुल कितने सदस्य हो गए? देखो 4। इसमें विधि सदस्य को क्या कर दिया गया? परिषद मतलब क्या? विधान परिषद। ठीक, विधान परिषद का गठन हो रहा है। तो मैंने क्या बताया कि परिषद में पहले संख्या 3 थी, है ना, अस्थायी सदस्यों की। अब विधि सदस्य भी पूरे सदस्य बन गया तो संख्या 4 हो गई पूरी तरीके से। ठीक, और ये 6 अतिरिक्त सदस्य जुड़ रहे हैं जिनको पार्षद कहा जा रहा है। और दो की नियुक्ति कौन कर सकता था? गवर्नर जनरल, है ना, विधायी कार्यों के लिए। इसलिए ये पूरा आपको दिख रहा होगा, ये पूरा जो सदस्यों का संख्या है ना, ये विधान परिषद है। और इस विधान परिषद ने छोटी संसद की तरह काम किया था। देखो संसद का भी इवोल्यूशन यहाँ होता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक, अगला प्रावधान देखिएगा, इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में, यही विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। स्थानीय प्रतिनिधित्व का मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि, है ना, भारत के अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि। ये समझने की भूल मत करना, है ना, ऐसा सोचने की भूल मत करना कि ये सदस्य भारतीय हैं, नहीं। केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, लेकिन वो भी किसको? अंग्रेजों को ही दिया जा रहा है, जो अलग अलग क्षेत्रों में तैनात हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव कहां से किया जाना था? बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। समझ रहे हैं? लेकिन भारतीय नहीं है, याद रखना, भारतीयों को आगे प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, है ना, विधायिका में। अगला देखिएगा, देखो शासन में तो भागीदारी नहीं दे रहा है, लेकिन प्रशासन में भागीदारी दे रहे हैं। कैसे? प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से। परीक्षा कहाँ आयोजित होती थी? ब्रिटेन में। देखिए अगला लाइन वही लिखा हुआ है, सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षा आरंभ, है ना। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। परीक्षा कहाँ होता था? होता था ब्रिटेन में, समझ रहे हैं। वहां जाकर परीक्षा पास करिए, फिर सिविल सेवा में भर्ती होकर के आइए यहाँ पर। यानी कि शासन के कार्यों में भारतीयों को भागीदारी नहीं दी जा रही है, प्रशासनिक कार्यों में दी जा रही है। ठीक, शासन प्रशासन क्या है, ये सब चीजें जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे ना, देखो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये बहुत जटिल प्रकार का टॉपिक है,
समझ रहा है? इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस बना करके कई वीडियो श्रृंखलाओं में इसको दे रहा हूँ, समझ रहा है? अच्छा, सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ हो रहा है और इसी के उद्देश्य को ध्यान में रख करके 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो ये हमने चार्टर अधिनियम देख लिया। अब यहाँ पर अब अगला जब अधिनियम देखेंगे ना 1858 का भारत शासन अधिनियम, तो वहां से कंपनी का नियंत्रण भारत से पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाएगा। भारत में कंपनी रह ही नहीं जाएगी, समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक, फिर नई नई संस्थाओं का गठन किया जाएगा, इसलिए अब वहां से महत्वपूर्ण है। और 1858 के अधिनियम से लेकर के 1947 के अधिनियम तक जो हम अधिनियम पढ़ेंगे, है ना, जो भी हम संवैधानिक विकास पढ़ेंगे वो ताज के अधीन यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन संवैधानिक विकास होगा। ठीक, अभी तक हमने क्या देखा? कंपनी के शासन के अधीन संवैधानिक विकास देखा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।